डेटा एनालिसिस होती क्या है? डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को इकट्ठा करना, उसकी सफाई करना, पैटर्न्स ढूंढना और उसका विश्लेषण करना। अगर एक ग्रेजुएशन का बंदा है तो क्या वो डेटा एनालिसिस कर सकता है? कोई व्यक्ति डेटा एनालिसिस सीख सकता है, खासकर अगर उसके पास सांख्यिकी, प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन या आर और डेटा विजुअलाइजेशन का बुनियादी ज्ञान हो। रियलिस्टिक उदाहरण दीजिए, नंबर्स पे पूरी बात कीजिए। उदाहरण के लिए जनवरी में स्टोर ए की बिक्री 5 लाख रुपए थी, जबकि स्टोर बी की 3 लाख रुपए थी। इस पैटर्न को कोई अगर जानना चाहे तो वो क्या करे? सबसे पहले उन्हें अपने डेटा को साफ करना होगा, यानी मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर हटाने होंगे। फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस ये लाखों ट्रांजैक्शंस को स्वचालित रूप से स्कैन करता है, असामान्यताएं पहचानता है और संभावित रिस्क संकेत देता है। रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। लीजिए एक बैंक के पास 1 मिलियन ग्राहकों का लोन देता है। हर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, आय और पिछले भुगतान रिकॉर्ड को एआई में फीड किया जाता है। तो और कौन कौन से स्किल्स हैं जिनके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं? कई महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जिनमें एआई बहुत प्रभावी रूप से सपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, दूसरा फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सीनियर प्लानिंग, पांचवा भाषा और डॉक्यूमेंट एनालिसिस और छठा कस्टमर सपोर्ट और चैटबॉट्स। ये सभी स्किल्स ऐसी हैं जिनमें एआई तेजी से डेटा प्रोसेस करके इंसानों को बेहतर और अधिक सटीक दिशा निर्देश दे सकती है। एक एक स्किल पर बात करेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल कैसे हम एआई की मदद लेके उनको सीख सकते हैं और उन क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ठोस रहेगा। हम एक एक करके इन स्किल्स को तोड़ते हैं। पहले डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन पर फोकस करते हैं। इसमें एआई कैसे मदद करती है, जैसे कि टूल्स जैसे पावर बीआई, टैब्लो का इस्तेमाल करके एआई मॉडल्स डेटा पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली पहचानने में कैसे मदद कर सकते हैं, ये देखेंगे। फिर अगले स्किल पर जाएंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। पहले डेटा एनालिसिस पे बात करते हैं। पहले तो जानते हैं कि डेटा एनालिसिस होती क्या है। डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को इकट्ठा करना, उसकी सफाई करना, पैटर्न्स ढूंढना और उसका विश्लेषण करना ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। एआई इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस करने, असामान्यताओं को पहचानने और ऑटोमेटेड तरीके से विजुअलाइजेशन देने में मदद करती है। पहले तो जानते हैं कि डेटा एनालिसिस कौन कौन से लोग कर सकते हैं। अगर एक ग्रेजुएशन का बंदा है तो क्या वो डेटा एनालिसिस कर सकता है? डेटा एनालिसिस अलग अलग उद्योगों में किया जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस, रिटेल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। ग्रेजुएट लेवल पर भी कोई व्यक्ति डेटा एनालिसिस सीख सकता है, खासकर अगर उसके पास सांख्यिकी, प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन या आर और डेटा विजुअलाइजेशन का बुनियादी ज्ञान हो। कंपनियों में डेटा एनालिस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में, रिटेल में ग्राहक व्यवहार विश्लेषण में या हेल्थ केयर में मरीजों के डेटा का एनालिसिस करने जैसी भूमिकाओं में काम करते हैं। तो एक डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट का उदाहरण दीजिए जिससे कि व्यूअर्स समझ सके कि एग्जैक्ट कैसे वो एआई की मदद से डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रिटेल कंपनी है जो अपने बिक्री डेटा का विश्लेषण करना चाहती है। वो एआई का इस्तेमाल करके हर स्टोर की बिक्री, ग्राहक व्यवहार और सीजनल ट्रेंड्स का डेटा इकट्ठा करती है। फिर एआई मॉडल्स इस्तेमाल करके वो भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाती है। ये पहचानती है कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और कौन से समय पर प्रमोशन सबसे असरदार है। इस तरह कंपनी को अपने स्टॉक, मार्केटिंग और बिक्री रणनीति में सटीक इंसाइट मिलती है। रियलिस्टिक उदाहरण दीजिए, नंबर्स पे पूरी बात कीजिए। एग्जैक्ट पैटर्न्स कैसे रिकॉग्नाइज होती है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। एक ठोस उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक रिटेल चेन के पास हर स्टोर का मासिक बिक्री डेटा है। उदाहरण के लिए जनवरी में स्टोर ए की बिक्री 5 लाख रुपए थी, जबकि स्टोर बी की 3 लाख रुपए थी। एआई मॉडल 15 महीनों का डेटा लेता है और समय के साथ पैटर्न्स पहचानता है। वो देखता है कि जनवरी में 10% की औसत वृद्धि हुई है और साथ ही ऑनलाइन बिक्री में 25% की बढ़ोतरी। एआई इस पैटर्न को मॉडल करता है, अगले महीने की बिक्री का 5.6% अनुमान देता है और बताता है कि कौन से प्रोडक्ट्स, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, हर स्टोर में सबसे ज्यादा बिकेंगे। तो अब इस पैटर्न को कोई अगर जानना चाहे तो वो क्या करे? चैट जीपीटी से पूछे या फिर कोई एक अलग एआई के ऐप से जाने? कैसे जाने, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। अगर किसी को पैटर्न जानना है तो वो एक संरचित प्रक्रिया अपनाएं। सबसे पहले उन्हें अपने डेटा को साफ करना होगा, यानी मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर हटाने होंगे। फिर किसी टूल जैसे पाइथन का पैंडास या एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करें। इसके बाद एक एआई समर्थित टूल या प्लेटफॉर्म जैसे कि टैब्लो, पावर बीआई या पाइथन में स्काईकिट-लर्न का इस्तेमाल करें और पैटर्न्स के लिए विश्लेषण चलाएं। अंत में आप उस विश्लेषण को चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ताकि आपको समझाया जा सके कि कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। तो अब हम फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस के बारे में जानेंगे। क्या होती है? हाँ,
कैसे इस इंडस्ट्री में एआई की मदद लेके, एआई की सपोर्ट लेके हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पार कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस का मतलब है किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करना ताकि वे नियामक मानकों और आंतरिक नीतियों के अनुरूप हो। एआई इसमें बहुत मदद करता है क्योंकि ये लाखों ट्रांजैक्शंस को स्वचालित रूप से स्कैन करता है, असामान्यताएं पहचानता है और संभावित रिस्क संकेत देता है। छोटे प्रोजेक्ट्स में आप डेटा सेट्स को एआई टूल्स में फीड कर सकते हैं, जैसे कि रूल बेस्ड एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग मॉडल, और फिर वे आपको उन ट्रांजैक्शंस पर नोटिफाई करते हैं जिन्हें गहराई से जांचने की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का उदाहरण दीजिए, नंबर्स के बारे में बात कीजिए। एग्जैक्ट एक बेसिक व्यूअर को भी समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। मान लीजिए एक मिड साइज्ड कंपनी के पास हर महीने 10,000 लेन देन है, जिनकी कुल रकम 50 लाख रुपए है। एआई मॉडल को आप इन 10,000 ट्रांजैक्शंस को फीड करते हैं। मॉडल हर ट्रांजैक्शन का मूल्य, तारीख और प्राप्तकर्ता देखता है। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से ज्यादा है और वो एक नए वेंडर को गया है, तो एआई उसे हाई रिस्क ट्रांजैक्शन के रूप में फ्लैग करेगा। इस तरह आप सिर्फ 5% ट्रांजैक्शंस को गहराई से ऑडिट करते हैं, जिससे आपको समय भी बचता है और रिस्क भी कम होता है। तो बेसिकली एक पूरा जो ट्रांजैक्शन का लिस्ट है, अगर कोई एक ऑडिटर ऑडिट करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा और एआई उसके कितने टाइम को बचा सकती है? सटीक समय निर्भर करता है ट्रांजैक्शंस की संख्या और उनकी जटिलता पर, लेकिन एक पारंपरिक ऑडिटर को 10,000 ट्रांजैक्शन की पूरी सूची का मैनुअल ऑडिट करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एआई की मदद से वो शुरुआती पैटर्न पहचानने, हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करने और ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स बनाने में सक्षम होता है। इस तरह ऑडिटर का समय शायद 80% तक कम हो सकता है और वे केवल महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यानी कि जो भी रिस्की ट्रांजैक्शंस लगते हैं उनको एआई पॉपअप कर देगा और फिर ऑडिटर बारीकी से उसको चेक कर सकता है। बहुत ही कम ट्रांजैक्शन को उसे पूरे 10,000 ट्रांजैक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई उन ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट करता है जो असामान्य या जोखिम वाले लगते हैं और फिर ऑडिटर उन्हीं पर ध्यान देता है। इस तरीके से पूरी सूची को मैनुअल रूप से देखने की जरूरत कम हो जाती है और ऑडिटर अपने समय और संसाधन ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाता है। तो हम अगले स्किल यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंपनीज में ये चीज़ें होती है और एआई कैसे सपोर्ट कर सकता है इसको? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है संभावित खतरों की पहचान, उनका आकलन और उन्हें नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऊर्जा और हेल्थ केयर जैसी कंपनियों में बेहद जरूरी है। एआई इसमें पैटर्न्स की पहचान करने, संभावित जोखिमों की प्रिडिक्शन और समय पर चेतावनी देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बैंक एआई का इस्तेमाल करके क्रेडिट रिस्क का अनुमान लगाते हैं या बीमा कंपनियां क्लेम्स में फ्रॉड का पता लगाने के लिए एआई का प्रयोग करती हैं, जिससे जोखिमों को पहले से मैनेज किया जा सके और फैसले अधिक सटीक बने। तो अगर किसी को एक प्रोजेक्ट पूरा करना है एआई के सपोर्ट को लेके, तो आप एक उदाहरण दीजिए, नंबर्स पे बात कीजिए और समझाइए कि कोई भी बंदा एआई के सपोर्ट के साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकता है। चलो एक बैंक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास 1 मिलियन ग्राहकों का लोन डेटा है। हर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, आय और पिछले भुगतान रिकॉर्ड को एआई में फीड किया जाता है। एआई मॉडल हर ग्राहक का रिस्क स्कोर 0 से 1 के बीच देता है। उदाहरण के लिए अगर औसत लोन जोखिम 5% है, तो एआई दिखाता है कि सिर्फ 50,000 ग्राहक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इस तरह बैंक एआई की मदद से उन 50,000 ग्राहकों पर विशेष निगरानी रखता है, जैसे कि अतिरिक्त दस्तावेज मांगना, और इस तरह जोखिम को पहले ही कम कर लेता है। तो इसकी तुलना कीजिए कि अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट करता है मैनुअली और एआई की मदद लेता है, तो दोनों के बीच डिफरेंस बताइए कि कौन कैसे सही है और गलत है। मैनुअल ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट में एक ऑडिटर को हर ग्राहक, हर लोन को व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ता है, जिससे समय और प्रयास बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर यह 2 से 3 महीने का काम हो सकता है और त्रुटियों की संभावना भी रहती है। इसके विपरीत एआई का इस्तेमाल तुरंत बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करता है, पैटर्न्स पहचानता है और लगातार सटीकता बढ़ाता है। नतीजतन एआई तेज, स्केलेबल और कम त्रुटिपूर्ण है, जबकि मैनुअल प्रक्रिया ज्यादा समय लेने वाली और संवेदनशील होती है। तो और कौन कौन से स्किल्स हैं जिनके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं? व्यूअर्स हर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जानना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं, उनका लिस्ट दीजिए। कुछ प्रमुख स्किल्स जिन पर हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं उनमें शामिल है
डेटा विजुअलाइजेशन जैसे डैशबोर्ड बनाना, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट जैसे क्रेडिट स्कोरिंग, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग जैसे चैटबॉट बनाना, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन जैसे डिमांड फोरकास्टिंग और इमेज रिकॉग्निशन जैसे क्वालिटी कंट्रोल। हर स्किल के लिए आप वास्तविक डेटा सेट्स, विश्लेषण उपकरण और एआई मॉडल का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो आपने बताया कि मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट जैसे कि क्रेडिट स्कोरिंग, ये क्या होती है? कौन कौन से कंपनीज में ये सहायक है? क्रेडिट स्कोरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति या कंपनी के लोन चुकाने की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए बैंक, क्रेडिट यूनियन और फिनटेक कंपनियां इसे काफी उपयोग करती हैं। मॉडल में ग्राहक के आय, खर्च, क्रेडिट हिस्ट्री जैसे फैक्टर शामिल होते हैं और ये मॉडल हजारों डेटा पॉइंट से सीखकर एक सटीक स्कोर देते हैं, जिससे लोन का फैसला तेजी और भरोसेमंद तरीके से हो पाता है। कैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए, एक प्रोजेक्ट के तौर पर दीजिए, नंबर्स पे बात कीजिए। उदाहरण के लिए एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसके पास 50,000 लोन आवेदकों का डेटा है। हर आवेदक का क्रेडिट स्कोर, उनकी आय, नौकरी का प्रकार और पिछला भुगतान इतिहास है। आप एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं जो इन 50,000 आवेदनों में से 5,000 हाई रिस्क आवेदकों को पहचानता है। इस प्रक्रिया से स्टार्टअप केवल 10% आवेदकों को गहराई से जांचता है, जिससे लोन अप्रूवल तेजी से और सुरक्षित तरीके से करते हैं। एक चीज बताया है, चैटबॉट बनाना, ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल। चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो यूजर से बातचीत करके ऑटोमेटेड तरीके से जवाब देता है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है ताकि वो यूजर के सवाल समझ सके और तुरंत सटीक उत्तर दे सके। एआई का उपयोग करके चैटबॉट को किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट, जानकारी देने या प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताइए कि चैटबॉट एक बेसिक व्यूअर कैसे जान सकता है कि वो एआई से कौन कौन सी चीज़ें करे जिससे कि चैटबॉट बन जाए। सबसे पहले आपको अपने उपयोग का उद्देश्य तय करना होगा, यानी चैटबॉट किस काम के लिए होगा। फिर आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा जैसे Dialogflow या माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी, यानी चैटबॉट को कौन कौन से सवालों का जवाब देना है ये तय करें। फिर एआई मॉडल जोड़ें ताकि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सके और आखिर में टेस्ट करें और चैटबॉट को बेहतर बनाते जाएं जब तक कि वो सटीक और उपयोगी ना हो जाए। इसको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाइए कि आप एक बेसिक व्यूअर को समझा रहे हैं जिससे कि वो आपको सुन के ही समझ जाए, और ऐसे समझाइए कि वो चैटबॉट अभी ही बना ले। मान लीजिए हम एक बेसिक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बना रहे हैं जो एक ऑनलाइन बुक स्टोर के लिए होगा। सबसे पहले हम तय करते हैं कि चैटबॉट को कौन से सवालों का जवाब देना है, जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग, रिटर्न पॉलिसी और स्टोर टाइम्स। फिर हम Dialogflow पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हर सवाल के लिए ट्रिगर और जवाब सेट करते हैं। हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो यूजर के सवाल समझ सके। जब सब सेट हो जाए तो हम चैटबॉट को अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि वो सही तरह से जवाब दे रहा है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एआई से इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में पूछते हैं तो एआई बहुत मदद करती है। अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ें की और उसके बाद आपको चीज़ें नहीं आ रही है तो आप उसके बाद वाली चीज़ें एआई से पूछ सकते हैं। एआई आपकी काफ़ी मदद करेगी। एआई एक तरह का मार्गदर्शक बन जाता है। जब आप बेसिक कदम उठा लेते हैं तब एआई आपको अगला स्तर समझाने में, जटिल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ने में और टूल्स के इस्तेमाल में गाइड करता है। इससे आप धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास से पूरा कर पाते हैं, चाहे वो चैटबॉट हो या कोई और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। सो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन जैसे डिमांड फोरकास्टिंग, क्या होता है ये चीज़ें? सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है पूरे सप्लाई चेन प्रोसेस को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना ताकि स्टॉक, सप्लायर और डिमांड का संतुलन बना रहे। डिमांड फोरकास्टिंग इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसमें एआई का इस्तेमाल करके आप भूतकाल के डेटा और अन्य फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं ताकि भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाया जा सके। इससे आप अपना इन्वेंट्री बेहतर प्लान कर सकते हैं, सप्लाई चेन लागत घटा सकते हैं और ग्राहकों की डिमांड को समय पर पूरा कर सकते हैं। तो एक उदाहरण दीजिए कि कौन से कामों में ये चीज़ें यूज होती हैं, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। एक उदाहरण रिटेल इंडस्ट्री का ले लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ी सुपरमार्केट चेन है। वो एआई का इस्तेमाल करती है हर स्टोर की बिक्री डेटा, मौसम के पैटर्न और लोकल इवेंट्स को देखकर ये भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाती है। उदाहरण के लिए अगर गर्मी बढ़ रही है तो एआई बताता है कि आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ी। इस आधार पर कंपनी स्टॉक को पहले से सही तरीके से प्लान करती है, जिससे ना तो स्टॉक कम पड़ता है, ना ही एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है और सप्लाई चेन स्मूथ रहती है। तो इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर बताइए कि अगर कोई एक शुरुआती बंदा है और उसको इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो वो कैसे कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। पहला, डेटा इकट्ठा करें। अपने सभी स्टोर्स की बिक्री डेटा, सीजनल ट्रेंड्स और बाहरी फैक्टर जैसे मौसम या लोकल इवेंट्स का डेटा इकट्ठा करें। दूसरा, एक प्लेटफॉर्म चुनें जैसे कि पाइथन में पैंडास और स्काईकिट लर्न ताकि आप डेटा को साफ कर सकें।
तीसरा, एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करें जैसे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और इसे पिछले डेटा से ट्रेन करें। चौथा, मॉडल का परीक्षण करें और देखें कि भविष्य की डिमांड का अनुमान कितना सटीक है। पांचवा, मॉडल से प्राप्त इंसाइट्स के आधार पर अपने स्टॉक और सप्लाई ऑर्डर एडजस्ट करें। और अंत में नियमित रूप से मॉडल को अपडेट करें ताकि वो नए डेटा और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से सही बना रहे। जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उस काम के लिए या उस स्किल के लिए बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पहले से पड़ती है। अगर बेसिक नॉलेज है आपके पास तभी आप एआई का सपोर्ट ले सकते हैं, एक्चुअल में जान सकते हैं कि एआई कौन कौन सी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है, आपको आसान चीज़ें करवा सकता है। अगर आपके पास एक मजबूत बेसिक समझ है जैसे डेटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स या प्रोग्रामिंग, तो आप एआई के टूल्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक समझ के बिना आपको एआई सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगेगा, लेकिन बेसिक ज्ञान के साथ आप समझ पाएंगे कि एआई किन सीमाओं में मदद करता है और कैसे वो आपके काम को सरल और अधिक सटीक बना सकता है। इमेज रिकॉग्निशन जैसे क्वालिटी कंट्रोल, ये कौन सा काम है, ये कौन से स्किल्स हैं और एआई कैसे सपोर्ट कर सकती है? इमेज रिकॉग्निशन एक ऐसी स्किल है जिसमें एआई मॉडल्स तस्वीरों में पैटर्न्स, ऑब्जेक्ट्स या दोषों को पहचानते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में यह उत्पादन की तस्वीरें लेकर मैन्युफैक्चरिंग में कोई खामी या असमानता है उसे तुरंत पहचानता है। उदाहरण के लिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी हर निर्मित पार्ट की तस्वीर लेती है और एआई उसे स्कैन करके बताता है कि कौन सा पार्ट सही है और कौन सा खराब। इससे उत्पादन का समय बचता है, गलतियों की दर कम होती है और क्वालिटी बेहतर होती है। एआई इन प्रोसेसों को साफ, सटीक और लगातार करने में मदद करता है। तो एक प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए जिससे कि बेसिक व्यूअर्स भी समझ सके कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है और एआई किन किन चीज़ों में मदद कर सकती है। चलिए ये एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उदाहरण लेते हैं। इस कंपनी में हर कार पार्ट की तस्वीर ली जाती है और एआई मॉडल उसे स्कैन करता है। उदाहरण के लिए अगर एक ब्रेक ड्रम बनाया गया है तो एआई तस्वीर देखता है और तुरंत बताता है कि उसमें कोई खरोंच या आकार में फर्क है। जब आप ये मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो हजारों सही और गलत पार्ट से सीखता है। नतीजतन कंपनी हर दिन अपने उत्पादन में तुरंत खराब पार्ट्स पकड़ सकती है, जिससे समय और लागत दोनों बचती है और क्वालिटी हमेशा उच्च रहती है। तो एआई कितने दिनों में ये चीज़ें सीख सकती है और कैसे ट्रेन की जाती है एआई को? यह समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना डेटा है और मॉडल कितना जटिल है। अक्सर अगर आपके पास सैकड़ों या हजारों उदाहरण हैं तो शुरुआती ट्रेनिंग कुछ दिनों से लेकर 1 या 2 हफ्तों तक हो सकती है। ट्रेनिंग के लिए आप अपने डेटा को मॉडल को फीड करते हैं, उसे सही और गलत उदाहरण बताते हैं और मॉडल खुद पैटर्न सीखता जाता है। इसके बाद आप टेस्ट डेटा से उसका मूल्यांकन करते हैं और लगातार सुधारते हैं। एक बेसिक बंदा जो सिर्फ मोबाइल में ऐप को ही डाउनलोड कर सकता है, वो कैसे इन सभी चीज़ों को कर सकता है? अगर कोई मोबाइल यूजर है तो वो कई यूजर फ्रेंडली ऐप्स का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए आप एज़्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो का मोबाइल वर्जन देख सकते हैं या गूगल की ऑटो एमएल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपको डेटा अपलोड करने, मॉडल तैयार करने और कुछ क्लिक में टेस्ट करने की सुविधा देती है। बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, बेसिक डेटा फीड करना है और फिर तैयार मॉडल को अपने मोबाइल पर ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप्स हैं ये अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं क्या इसकी? अधिकतर अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं क्योंकि हर एक मॉडल या टास्क के लिए अलग तरह के टूल्स और इंटरफेस जरूरी होते हैं। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल क्लाउड ऑटो एमएल या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर स्टूडियो काफी बहुउद्देशीय होते हैं जहां आप इमेज रिकॉग्निशन, टेक्स्ट एनालिसिस और टाइम सीरीज जैसी चीजें सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो शुरुआत में एक समग्र प्लेटफॉर्म चुनना ठीक रहता है और बाद में जरूरत के हिसाब से आप स्पेसिफिक टूल भी जोड़ सकते हैं। अभी जितने भी स्किल्स की अभी हम लोगों ने बात की उनके तो अलग अलग ऐप्स लगेंगे, तो सभी स्किल्स के लिस्ट बताइए और सभी उस लिस्ट के जो स्पेसिफिक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी वो पूरी बताइए कि कौन कौन से लोग किस किस एआई ऐप से सपोर्ट ले सकते हैं। हम एक सूची बनाते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई या गूगल डेटा स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट के लिए आप ECL या केसफेयर जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप SAS रिस्क या लॉजिक मैनेजर का सहारा ले सकते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप ओरेकल डिमांड्रा या SAP इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग का उपयोग कर सकते हैं। और इमेज रिकॉग्निशन के लिए आप गूगल ऑटो एमएल विजन, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर कंप्यूटर विजन या अमेज़न रिकॉग्निशन जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तुम लोगों ने बहुत ही कम स्किल्स के बारे में बात किया, लेकिन फ्यूचर में और भी चीज़ें स्किल्स के हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डीप डाउन करके जानेंगे। ये बेसिक एक वीडियो था और इसको बात करके बहुत मज़ा आया।
आपने सही कहा, ये सिर्फ एक बेसिक परिचय था और आने वाले समय में हम और एडवांस स्किल्स, डीप डाइव और अलग-अलग इंडस्ट्रीज में एआई के इस्तेमाल को विस्तार से कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आगे और भी गहराई से समझें।